अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो तसादुम है, जो इख्तलाफात हैं, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बयानबाजी का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज भी हमने देखा कि विफाकी वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज़म सवाती साहब की जानिब से एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जामात लगाए गए और आज उनकी तकर्री के हवाले से भी बात की और ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे हुई ये बात राज ही रहने दें। पहले आपको सुनवाते हैं कि आज़म सवाती साहब ने आज किस तरह के इल्जामात आयद किए, इस पर ठीक है आगे चलकर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि आज़म सवाती साहब ने आज किस तरीके से तनकीद की और साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया, इससे पहले भी हमने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आलाकार बने हुए हैं ऑपोजिशन के, और आज भी ये कहा गया कि आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। आखिर जो सूरत हाल जो है तसादुम की, ये कहाँ जाकर रुकेगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और अहम मामला यानी चेयरमैन नैब की तकर्री का जो मामला है, हम देख रहे हैं कि सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में। कानून के मुताबिक तो मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा सकती, तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, हुकूमत इस मामले पर क्या करने जा रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे नए प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर आमिर अब्बास साहब। एहतशाम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, आपकी तरफ में आती हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? आज भी जिस अंदाज में हमने देखा कि आज़म सवाती साहब की जानिब से इल्जामात लगाए गए, कल फवाद चौधरी, शिबली फराज इल्जामात लगा रहे थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? हुकूमत आखिर चाहती क्या है? सोनिया, सीधी बात तो यह है कि मामला बड़ी तेज़ी के साथ तसादुम की तरफ जा रहा है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस अंदाज से सवाती साहब ने और बाबर रवान साहब ने की है, ये तो एक बड़ा खुली जंग का एक तासुर दे रही है। हुकूमत और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के दरमियान मामलात इतनी तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं, इससे लगता नहीं है कि कोई 2023 का इलेक्शन किसी तरीके से अमन के साथ हो सकेगा। अगरचे आज जो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, सवाती साहब ने ये भी बात कही कि रोक सको तो रोको, हम आपको करके बताएंगे कि ये इलेक्शन जो IVM के जरिए हो गए और इसके लिए हम पार्लियामेंट से मंजूर करके लेके आएंगे। सोनिया, देखें, जहाँ पे हुकूमत की गलती है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस कदर फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। उससे का इज़हार कर सकते हैं आप, अपने नुक्ता नज़र का इज़हार कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये इलेक्शन कमीशन को टोटली इर्रेलेवेंट बना देना ये भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ माज़रत के साथ सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो भी आप देख लें अपने आप को बड़ी तेज़ी के साथ मुतनाज़ा बना रहे हैं और यही वजह है कि फिर आप वो पूरा लोगों को मौका दे रहे हैं कि आप ओपोजिशन की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और आप किसी के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कैच सोनिया सीधा यही है कि अगर हुकूमत को अपना रवैया बेहतर करना है, ठीक करना है, तो मफाहमत की तरफ और जाना होगा, किसी तरीके से अफ़ाम व तवीम के ज़रिए मामला तय करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लोग सवाल करते हैं कि जी 2017 के इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम की गई थी बड़ी वाज़ेह तौर पे कि जी आपने जल्दी से सारी चीज़ें जो है ना वो आपने लाइन अप करनी है, आपने इलेक्शन की तैयारी करनी है, 2023 का इलेक्शन फेयर फ्री कराने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो करनी पड़ेगी। अभी आप देख लें, इस चीज़ को आप छोड़ दें, 37 पॉइंट का आपने एक एतराज़ात लगा के भेजे, सब लोगों ने कहा 27 का ताल्लुक आपकी कैपेसिटी से है, फंडिंग का मामला हुकूमत पे छोड़ दें, 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनाना है, हर पोलिंग स्टेशन पे 4 पोलिंग बूथ बनेंगे, ये हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आपको बना के देगी। सवाल बड़ा अहम है सीधा साधा सा कि जी अगर हुकूमत डेस्परेट है, हुकूमत के जानिब से अगर ये बात आ रही है कि हमने EVM पे इलेक्शन कराना है, हम पार्लियामेंट के जरिए करेंगे, तो बार बार कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। सोनिया, ये आप देख लें कि 2013 का इलेक्शन के बाद क्या हुआ था, जिस तरीके से चीज़ें शेप अप हुई थी, और 2018 का इलेक्शन ये भी पार्लियामेंट ने तय किया था कि ये अपना RTS सिस्टम के तहत होंगे। अभी भी यही हुकूमत ये कह रही है कि जी ये पार्लियामेंट जो है ना वो उसको अब आगे लेके जाएगी और पार्लियामेंट जब इसको फाइनल करेगी तो तब ये मामला होगा। लेकिन सवाल ये कि इस कदर सख्त बयानबाजी का मतलब क्या हो सकता है? यानी गवर्नमेंट की तरफ तो ये कहना भी ठीक नहीं है कि जी इलेक्शन कमीशन के अरकान अपने आप को इनसे अलहदा कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर से। मेरा ख्याल है ये भी फिर वो मौका हुकूमत को, अपोजिशन को देना कि जी ठीक है आप उकसा रहे हैं बगावत के ऊपर। मेरा ख्याल है मैथड टू द मैडनेस ये है कि आप उन्हें एक दफ़ा, सबसे पहले आपने देखा था आरिफ अलवी साहब हमारे सदर हैं, उन्होंने कहा था कि जी आए इस पर आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, वहाँ पे जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को
पार्टी बनने के बगैर फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर सारी दुनिया में अगर 15 ममालिक में तो बड़ा धड़ल्ले से काम हो रहा है ईवीएम के तहत, अमेरिका में, आपके पड़ोस में, हिंदुस्तान में, फिर ये आपके एतजाज हसन साहब बार बार कहते हैं कि जी आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात इस ईवीएम के जरिए हुए। भाई कबाहत क्या है? आप क्यों कहते हैं कि इन्हें मैनिपुलेट हो सकता है? इसके लिए आपको कह रहे हैं कि जी हाँ बताएं कहाँ मैनिपुलेशन हो सकती है। और फिर यह कि जब कहा जाता है कि अगर हुकूमत गलत है तो आप फिर काउंटर प्रपोजल लेके आए, वो भी आपने प्राइम मिनिस्टर हमने देखा वो कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कह चुके हैं, रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन है कि किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। साबिक नए प्रोसिक्यूटर माहिर कानून बैरिस्टर आमिर अब्बास साहब भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। आमिर अब्बास साहब, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो तो लड़ाई बढ़ती जा रही है। आज भी हमने देखा कि वफाकी वुज़रा की जानिब से भरपूर इल्जामात लगाए गए, कल भी हमने देखा फवाद चौधरी की जानिब से इसी तरह के मिलते जुलते इल्जामात लगाए गए। ये लड़ाई आप कहां जाती देख रहे हैं? और आमिर अब्बास साहब को लगता है कि ये सियासी लड़ाई आईनी और कानूनी लड़ाई में तब्दील हो रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, एक बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि जैसे कि कहा शाम साहब ने कि कानून, इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है। आईनी अदारे का काम क्या है कि अल्टीमेटली उन्होंने इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है। कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं करना, एक कवानीन के तहत करना है। वो कवानीन कौन से हैं? चाहे इलेक्शन एक्ट 2017 था, आपके इल्म में है, वो भी पार्लियामेंट से आया। अब भी अगर कोई कवानीन बनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो कोई कवानीन बना ले। अगर उनको एक सेट ऑफ लॉ दे दिया जाता है तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर बाउंड कि वो उस कानून के तहत, चाहे वो ईवीएम है, चाहे वो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का हक है, चाहे डिलिमिटेशन, जो कुछ भी पार्लियामेंट एक दफा कानून बनाती है। हाँ, अगर ये कहते हैं जी इतनी इसमें शिकें आइन के मुतरादिफ हैं, उसके खिलाफ हैं, तो जनाब उसका तरीका ये है कि अगर आप समझते हैं तो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये आइन के खिलाफ हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना होगा, वहां पे पिटीशन लेके जाएं कि ये शिके आइन के खिलाफ हैं जो कानून साजी हो गई। और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको ये रोज प्रेसेस करना, ये आके मीडिया के सामने पीआईडी में बैठ जाना, उससे बेहतर है कि आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। आप सिंपल मेजॉरिटी के लिए आपके पास नेशनल असेंबली में तादाद पूरी है, सेनेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे का अगर इशू है आप जॉइंट सेशन बुलाइए। और वंस दिस इज हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि कानून अगर बन जाता है, चाहे अपोजिशन मानती है नहीं मानती है, वो एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप कानून बना दीजिए, ठीक है, आप कानून बनाए कि जी ओवरसीज भी पाकिस्तानी वोट देंगे। आपको किसने रोका है? आप ये काम टीवी पे ये प्रेसर्स में आके नहीं होगा। आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको दावत दें, कमेटी बनी हुई है, उसकी टाइमलाइन फिक्स करें, और उसके बाद अगर नहीं आता तो आप शो ऑफ बैलेटिंग करें, शो ऑफ हैंड्स करें और इसको खत्म करें और आगे निकलें। आमिर साहब एक चीज बताएं, देखिए हुकूमत की इस बात में तो बड़ा वजन है कि जी हमने 20 मरतबा इनको कहा कि भी ये ईवीएम का मामला एक टेस्ट केस के तौर पे इतने बाई इलेक्शन हुए हैं, आप कहीं तो इसको इस्तेमाल करके देख लें। वाई द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सो स्टबर्न कि मैं नहीं करूंगा ये? आप मुझे बताएं, एक चीज़ को आपने टेस्ट करना है ना, भी आप देखें कि ये गलत है, ये मैनिपुलेट कर सकती है, गलत तौर पे निशान लगा सकती है। क्या वजह है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं कि किसी इसको बाई इलेक्शन में इस्तेमाल करके देखें इस टेक्निक को? देखिए, अनफॉर्चुनेटली एहतिशाम साहब, जो ये इलेक्शन रिफॉर्म्स है ना, इसमें मैं समझता हूँ एक रिफॉर्म जो सबसे अहम थी वो ये थी कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं उनकी तैनाती कैसे होती है। उनकी तैनाती जब ये होती है कि जनाब 4 मेंबर्स खाली हो गए हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है, तो फिर ऐसे होता है कि चलें जी पंजाब का आप ले ले, नून लीग ले ले, सिंध का पीपल्स पार्टी ले ले, केपी का पीटीआई ले ले, इलेक्शन कमिश्नर इसको दे दो, हुकूमत को दे दो। तो जब नॉमिनेशन होती है पॉलिटिकल आपको वो सामने रखते हुए, ना कि मेरिट्स को, तो फिर जब एक आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी की नॉमिनेशन पे आएगा तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को
सर्व करेगा वो उसके लिए फैसिलिटेटर बनेगा, बिकॉज ये तरीकेकार कतन गैर आईनी है कि जनाब आप मेंबर्स को इस तरह लगाएं। अब यही वो वजूहात है कि हमें क्लियर कट नजर आ जाता है कि ये मेंबर तो चूंकि पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है, ये जो अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने लगाना था, एक अपोजिशन को दे दिया, बंदर बांट कर ली, एक उसको दे दिया। सो दिस इज द रीजन आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का तरीका और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का तरीका चेंज करें और प्रोफेशनल्स को लाएं वहां पे जिनको भी लाना है, और उसके बाद आप देखें कि वो स्टबन नहीं होंगे। स्टबन होने की वजूहात यही होती हैं कि उनको पीछे से कहा जाता है कि जी वो साडा मेंबर बैठा है उसको ले जाके तुसी एक काम करा लो, साडा कमिश्नर बैठा है इसको ले जाके काम। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं वजीर मुमलिकत बराए नशरियात जनाब फारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक हबीब साहब, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो तसादुम है, जो लड़ाई है, वो बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि हुकूमतें हमेशा डिफ्यूज करती हैं, टकराव या जो तसादुम की पॉलिसी होती है उससे गुरेज करती हैं। आपको इलेक्शन कमीशन से लाख तहफुजात, लाख एतराजात सही, लेकिन आपको नहीं लगता सर जिस तरह के बयानात आ रहे हैं आपकी जानिब से, कुछ विफाकी वुज़रा की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के आलाकार बने हुए हैं, आज आसिम सवाती साहब ने जिस अंदाज में बात की, तो सर आपको नहीं लगता कि इससे तसादुम मजीद बढ़ेगा और फिर ऑपोजिशन जिस तरह के इल्जामात आयद कर रही है कि आप इदारों को प्रेशर में डाल रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं उसमें वजन लगता है? देखिए, दो चीजें बुनियादी तौर पर। पहली बात तो यह है कि यही अपोजिशन जो है वो 2018 के बाद इसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर धांधली के जो है वो इल्जामात लगाती रही है, और अभी कबल मरियम सफदर और फजल रहमान इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करके गए थे और बहुत ज्यादा संगीन इल्जामात लगा के गए थे। उस वक्त जो है वो शायद कोई नोटिस नहीं लिया और शायद लगता है कि किसी का नोटिस लेने का इरादा भी नहीं था। लेकिन जो अहम सबसे बात है वो आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारे का एहतराम है। अब आईनी इदारे पर मौजूद जो है वो आईनी पोजीशन पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको हम ये बात बताना चाहते हैं कि इसी आइन के आर्टिकल 218 के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना अकॉर्डिंग टू द लॉ वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अब लॉ क्या कह रहा है? आपको इलेक्शन एक्ट 2017 का शिक नंबर 103 उठाएं तो वो कहते हैं ईवीएम के आप टेस्ट रन करेंगे, पायलट्स करेंगे, ईवीएम को मुमकिन बनाने के लिए आप इकदाम लेंगे। अब कितने पायलट्स हुए, कितने इकदाम लिए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन खामोश है। इसी तरीके से शिक नंबर 94 है, वो कहती है कि ओवरसीज को वोटिंग राइट देंगे, उसके ऊपर क्या काम हुआ, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। हम तो इनकी मदद करना चाहते हैं। साफ शफाफ इंतखाबात वक्त की जरूरत है, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है और ये तमाम जमातों का मुतमन्ना नजर होना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो ठप्पा सिस्टम के साथ रहना चाहती है। अब ठप्पा सिस्टम के जो नकायस हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हर इलेक्शन के बाद लोग कहते हैं कि धांधली हो गई। एक लम्हे के लिए इनकी बात मान लें तो ये कहते हैं जी ईवीएम को टेस्ट रन करने के लिए, फुल प्रूफ बनाने के लिए बड़ा वक्त दरकार है। तो दूसरी जानिब ये जो बैलेट पेपर का निजाम है जिसमें फिजिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, ये तो कई दहाइयों से इंतखाबात हो रहे हैं, तो इसको तो अभी तक फुल प्रूफ हो जाना नहीं किया जाए। फरूक साहब एक चीज बताएं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी हुकूमत का नुक्ता नज़र ठीक है, उसमें वजन है, लेकिन हुकूमत जो है ना वो बहुत सख्त रवैये की तरफ से जिस तरीके से आ रही है उससे मामला ख़राब हो रहे हैं। आमतौर पर मिसाल दी जाती है कि जी फैफन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाले जो हैं, सरवर बारी साहब भी अगले दिन बात कर रहे थे, भाई ये 2017 में बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी और इसमें आरटीएस भी था हुआ, और उसके बाद ये जो सिस्टम ईवीएम का, इसको लाने में कोई हर्ज नहीं है। पिल डार्ट वाले हों, गैलप वाले हों, सारों का ख्याल है कि जी ये टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। सवाल ये है कि ये काम आसानी के साथ आराम से भी हो सकता है। आप उनको कन्विंस कर लें कि भी सारे लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े अदारे भी इस पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये थोड़ा सा ये यकतरफा लगता है जब बहुत बयानबाजी होती है इस हवाले से। जी नहीं, देखिए बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा ये यकतरफा अमल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है सेनेट के रेफरेंस के मौका के ऊपर कि आप साफ शफाफ इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आपके साथ मैं मोबाइल फोन के ऊपर आपके टॉक शो का हिस्सा बन सकता हूँ, मैं आज ऑनलाइन बैंकिंग कर सकता हूँ, आज मैं ई कॉमर्स के जरिए पूरी दुनिया में तजारत कर सकता हूँ, मैं जूम पे मीटिंग्स कर सकता हूँ। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ओवरनाइट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। अब इसमें कन्विंस करने की चीजें क्या रह जाती हैं? जो एतराजात इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराजात किए, उसमें से 27 एतराजात डायरेक्ट उनकी अपनी
कैपेसिटी, उनकी अपनी इस्तेदाद के ऊपर है। बिल्कुल। जहां तक रह गई बात ईवीएम के मुतालिक एतराज़ात, हम कहते हैं कि 20 बार आप ऑडिट करवाएं, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं, उस पे आपकी टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी मौजूद है, उसको काम करने दें। फरक साहब सवाती साहब ने आज एक और बयान जारी करनी है, बयानात देने हैं, जोरदार, तो आईनी इदारे का ये काम नहीं है। ठीक है, जोरदार बयान जो सवाती साहब ने दागा, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पता है आपकी अपॉइंटमेंट कैसी हुई थी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। शेख रशीद साहब ने सबसे पहले रिकमेंड किया था कि जी वो रेलवे में सेक्रेटरी हैं, इमरान खान साहब को खुद कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं कि मैंने उन्हें कहा जी बहुत अच्छे बड़े एक नाम आदमी हैं, इनको ले लें। तो कहा जाता है कुछ और लोगों ने भी प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड किया कि ये हो जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि सवाती साहब आज क्यों कह रहे हैं कि हमें पता है आपको कौन लेके आए थे, मैं बाद में बताऊंगा। ये क्या चीज़ है, ये क्या कैच है इसमें? देखें, वो तो जाहिर बात है, सवाती साहब ने बात की है, उनके पास ज्यादा मालूमात उस हवाले से, उसके ऊपर पहले भी उन्होंने बात की है और आज भी उन्होंने बात की है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर तो आपको इल्म में है कि जो अपॉइंटमेंट होती है वो तो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत के ऊपर होती है, और फिर उस वक्त ऐसे ही नाम डिस्कस हो रहे होते हैं जिनकी तरफ से दोनों साइडों के ऊपर एक एतमाद का मामला सामने आ जाए, वरना वो मामला फिर जो है वो खटाई का शिकार हो जाता है। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा कि कोई भी शख्स हो, उसकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी आइन में लिखी हुई है, इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखी हुई है, और एक्ट किसने बनाना है? वो पार्लियामान ने बनाना है। अगर कोई पार्लियामान इस्लाहात लेकर आ रही है, नई कानून साजी कर रही है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बन सकता है? इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं बन सकता, काम है कानून साजी के मुताबिक इंतखाबात। फरूख हबीब साहब, आपकी ये बात दुरुस्त है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत की जानिब से जो भी तजवीज दी जाती है उसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन सर जब आपने फैसला कर ही लिया है कि ईवीएम मशीन को 2023 के इलेक्शन में हर सूरत हमने इस्तेमाल करना है, लेके आना है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इस बिल को मंजूर करवा लिया जाएगा, तो फिर सर जरूरत क्या है? बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, हर रोज आपके वुज़रा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात लगाती है, और फिर ये भी आज कहा गया और गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के जो दूसरे अरकान हैं वो आगे बढ़े और इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों पर नजरसानी करें। तो सर आपको नहीं लगता कि फिर ऑपोजिशन की इस तनकीद में वजन आ जाता है कि आप इदारों को प्रेशर में डाल रहे हैं, या फिर इदारों के अंदर जो है वो बगावत पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऑपोजिशन की तो बात में कोई जान ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑपोजिशन बजाय कोई ऑल्टरनेट इस्लाहात साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए लेकर आती, वो सिर्फ तनकीद पर है, तनकीद के ऊपर उनका जोर है। तो लिहाजा अपोजिशन का तो कोई किरदार ही नहीं है इस मामले में। उन्होंने तो इस्लाहात के इस बिल के अंदर भी कोई अमली किरदार अदा नहीं किया। जहां तक रह गई बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से, देखें कानून तो पास होना है, लेकिन अगर आप कानून पास करने से कबल ही आप ये एतराज़ात, इस किस्म के एतराज़ात उठाएं जो डायरेक्टली आपकी अपनी इस्तेदाद के मुतालिक हो, तो इशू तो ये है, फिर तो जाली बैलेट पेपर्स भी छप जाते हैं, फिर तो जो है वो इजाफी वोट भी डाल दिए जाते हैं, फिर तो डब्बे भी उठाए जाते हैं, फिर तो जो पोलिंग का अमला है वो भी मैनेज हो जाता है। फिर बहुत सारी जगहों पे ये भी शिकायत आती है जी कि हमें फाइनल फॉर्म नहीं मिला, फॉर्म 45 नहीं मिला। तो ये एतराज़ात, इस किस्म के एतराज़ात हैं जिन एतराज़ात में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। उसमें हम इनकी मदद करने को भी तैयार हैं। उस हवाले से तो हम इलेक्शन कमीशन को इन रिफॉर्म्स के जरिए मजीद ताकतवर बना रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के अमल को आगे बढ़ने क्यों नहीं देना चाहते, इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आती। मेरी तो ये समझ से बालागार है। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, 20 से ज्यादा ममालिक में ईवीएम यूज हो रहा है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, हम मुख्तसर हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस इशू पर कुछ मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब नाजरीन जरा बात कर लेते हैं चेयरमैन नैब के मामले पर। आमिर अब्बास साहब सिर्फ गालिबन 18 दिन बाकी रह गए हैं चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में। अब कानून के मुताबिक तो जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की नहीं जा सकती, हुकूमत मुशावरत के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन रह जाते हैं, क्या करने जा रही है गवर्नमेंट? देखिए, आज जो हम ये इशू देख रहे हैं, पहले हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, अभी नैब के अदारे की बात कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अदारों को मजबूत करने की बजाय हमने देखा कि पिछले चंद सालों में अदारे मज़ीद कमज़ोर हुए, उनकी स्ट्रक्चर जो सा है वो हमें हिलता हुआ नज़र आया।
और उसी की एक कड़ी आपको नज़र आएगी ये एहतसाब का जो इदारा है इसमें। अब इमरान खान की हुकूमत आई थी कि जनाब मैं वो लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, मैं वो चोरों डाकुओं को सजा दूंगा, 100 दिन के अंदर करप्शन खत्म होगी। जी करप्शन ख़त्म होगी। बट व्हाट वी हैव सीन इज़ कि एहतसाब जो कि पानामा के डिसीजन के बाद लोगों को उम्मीद लगी थी कि शायद इस मुल्क में बड़े लोगों का एहतसाब हो पाएगा, वो एक मजाक बन गया। और आज लोग जब ये देखते हैं, चेयरमैन नैब साहब जब कहते हैं हम फेस नहीं केस देखते हैं, आज हमने टीटियाँ पकड़ ली, आज हमने पापड़ वाले पकड़ लिए, आज जरदारी ओमनी ग्रुप आ गया, आज तो दे स्टार्ट लाफिंग, वो हंसना शुरू करते हैं कि ये अदारा देखें और एहतसाब किस चीज़ का। नेम वन पॉलिटिकल लीडर जो उनसे इन्होंने इतने पकड़े वो सब इस वक्त जेल से बाहर हैं, जमानतों पे है। वजह क्या हुई कि जनाब नैब के अदारा जो सा है ना प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सका, ना प्रॉपरली प्रोसिक्यूट कर सका। अब जब किसी अदारे को जांचना होता है उसकी परफॉर्मेंस को, आज तो हुकूमत कह रही है जी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, लेकिन आप अवाम में जब जाएंगे तो नैब के ऊपर लोगों का एतमाद मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। उन्हें पता है कि ये गरीब आदमी के लिए ही ये कुछ करेगा। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर आप देखें गुज़श्ता 3 सालों में तो 3 चीफ जस्टिस साहिबान गुजर चुके हैं और मुतअद्दिद बार उन्होंने नैब के अदारे को क्रिटिकली ऐसे लिखा, ना सिर्फ कहा, अपनी जजमेंट्स में लिखा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं और रेफरेंस का इनको पता नहीं होता, कनेक्शन कर नहीं सकते। और नंबर 2 उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि जी बताइए इतना बड़ा केस था पनामा का, इसकी वैल्यू का है, तो नैब के बड़े सीनियर प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं जी गूगल करके देखिए आपको इसकी कीमत पता लगेगी। और फिर हुकूमत खुद भी कहती रही कि जी इसमें खासकर प्रोसिक्यूशन, और जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब थे उनकी मुद्दत मुलाजमत भी 3 साल की होती है, वो भी नॉन एक्सटेंडेबल होती है। और उसको अब उसकी परफॉर्मेंस को जब जीरो ये कर रहे थे तो उसी को इन्होंने लाके दोबारा एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंशन दी। इसमें एक चीज़ बताइएगा आमिर साहब कि अब देखें 2 चीज़ें हो रही हैं। हुकूमत जितनी प्राइड ले रही है कि जी हमने नैब के अदारे ने बड़ा शानदार काम किया है, 750 अरब रुपये का फिगर बताते हमने रिकवर किया है, ज़्यादातर प्ली बारगेन में किया है, उसमें भी लोग ये कहते हैं कि जी 10% जिन्होंने खाया है या लूटा 10% दे के लोग बाहर आ जाते हैं। सवाल लोग ये पूछ रहे हैं जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि जी कितनी कन्विक्शन हुई हैं, कितने रेफरेंसेस फाइनलाइज हुए हैं, इस तरफ नहीं आ रहे। एक तो ये बताएं कि अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये मामला आइनी तौर पे और लीगली ये है कि जी इनकी क्या करना चाहिए, मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकती, लेकिन साथ ये कहा जा रहा है कि इनकी नई तकर्री हो सकती है। ये 2 चीज़ें हमें समझाएं जी ये क्या है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये वन टाइम पोस्ट है, इसकी नई तकर्री नहीं हो सकती। और ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। चौधरी निसार अली खान ने एक केस लगाया था, इरफान कादिर वाज द प्रोसिक्यूटर जनरल, और इरफान कादिर साहब के बीच में गैप आया और दोबारा से तकर्री की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसका पर्पस ये है कि आपने दोबारा नहीं देनी, और उसके पीछे एक विजडम है कि इसको एक्सटेंशन भी नहीं देनी, दोबारा तकर्री भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसको कोई लालच देते हैं कि हम मजीद 4 साल तुम्हारी नौकरी एक्सटेंड कर देंगे, हम मजीद 3 साल तुम्हारी कर देंगे, तो वो फिर उसमें आप उसको कुछ करवा सकते हैं उससे, उसके बदले में आप कहेंगे ये करो भाई और 4 साल की मुद्दत मुलाजमत में ले लो। फिर आप कहते हैं कि जी इसका तरीकाकार ये है के साथ मरियम नवाज साहब तो कहती है कि जी हुकूमत के पास इनकी कोई और वीडियोस भी इनके पास हैं, वो ये भी दावा करती हैं। मरियम साहिबा खुद भी कहती थी, और जब अदालत ने उनसे पूछा कि वो वीडियो किधर है तो वो कहती थी मुझे क्या पता वो वीडियो किधर है, तो वो तो छोड़ दें। अब बात ये हो रही है कि चेयरमैन नैब को आपने एक्सटेंशन देनी है, एक्सटेंशन आप दे नहीं पाएंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप कहते हैं कि जी चूंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंसेंट के बगैर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, दिस इज द लॉ एंड इट इज अ सेटल्ड लॉ, चाहे वो उसके ऊपर केसेस हैं नहीं है, उसकी कंसेंट के बगैर आप नया चेयरमैन नहीं लगा सकते। तो नया चेयरमैन आप कहते हैं चूंकि उसके ऊपर केसेस हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे, तो हम नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी इजी थिंग, आपको ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत है, आपके पास सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ना, 2/3 नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, आपके पास सेनेट में बंदे हैं नहीं होते, जॉइंट सेशन बुलाइए। माजर के साथ आमिर साहब, जब आपको याद होगा पहले जो नैब के चेयरमैन थे चौधरी कमर जमान साहब,
उनको जब उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई तो 1.5 साल तक ये नैब की तकर्री, चेयरमैन की तकर्री नहीं हुई, इसलिए कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हुआ। अब अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर हुकूमत ने ये अपने तौर पे किया तो हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो सवाल ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला ये जाएगा वहाँ पर सूरत हाल क्या बनेगी? देखिए, हुकूमत को मुझे नहीं समझ आती कि क्या ज़रूरत पड़ी है। मैं तो वही बात कर रहा था जहाँ से कि आपके पास सिंपल मेजॉरिटी है, ब्रिंग लॉ कि जिसमें चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का तरीका ही चेंज कर दीजिए। इससे पहले नैब के जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट का तरीका होता था वो ये नैब ऑर्डिनेंस में तो तब्दीली लेके आ रहे हैं, सवाल ऐसे कोई सर सुनिए, तो उसमें ये था कि गवर्नमेंट प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले ही अपॉइंटमेंट होती थी। ठीक है। फिर उसमें इन्होंने कहा कि नहीं, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन को दे दो। आज भी ये एक शिक में चेंज कर दें कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ नहीं करेंगे कंसल्टेशन। वो 18वीं तरमीम में किया सारा इन्होंने। जी जी, नहीं 18वीं तरमीम तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम है ना, ये तो एक कानून है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, एक सादा कानून है, सादा एक्सरियत चाहिए। उसमें आप कह दें कि जी हम अपोजिशन की बजाय चीफ जस्टिस से कर लेंगे। आपने एक लाइन में सिर्फ इन्होंने करना अब भी यही है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि ये जो नॉन एक्सटेंडेबल लिखा हुआ है इसको ये रिमूव कर देंगे, नाकाबिले तौसीह का लफ्ज भी वो एक रिमूव खत्म कर देंगे। अब अगर ये खत्म करते हैं तो आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का खत्म कर दें, आप कोई और तरीकाकार कर लें उसकी अपॉइंटमेंट का। बट अपोजिशन वांट्स कि ना होगा चेयरमैन नैब, उनको तो फायदा है। ये तमाम केसेस जो से हैं ये अल्टीमेटली हॉल्ट पे आ जाएंगे, कोई नैब का रेफरेंस नहीं फाइल हो सकेगा। और जब ये चैलेंज होगा तो मेरा जो तजर्बा कहता है ये सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कर देगी, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक है। एक आदमी के लिए अगर आप कानून साजी करते हैं, अगर जावेद इकबाल साहब के लिए आप पूरा कानून ही चेंज कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। आपको याद होगा कि इलेक्शन एक्ट 2017 में 203 थी गालिबन शेख के, जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया तो उन्होंने इसमें चेंज किया कि भले से वो नाअहल हो जाएं लेकिन पार्टी सदारत कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक नवाज शरीफ के लिए आप कानून नहीं बदल सकते। एक शख्स के लिए आप ये कह रहे हैं कि कानून नहीं बदला जा सकता। मैं समझता हूं चैलेंज होगा और ये खत्म हो जाएगा। फिर इशू आ जाएगा कि अब क्या करना है। तो अभी से ये मैं 3-4 माह से कह रहा हूं कि आप कानून साजी कर लीजिए, बंदे आपके पास हैं, चेंज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। और मुशावरत से काम नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि जरूरत है। ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, इतने सारे महाज हुकूमत एक साथ क्यों खोल रही है? आप देखें जिस तरह से अभी बात भी हो रही थी, एक तरफ PMDA का मामला है, फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो लड़ाई चल रही है, फिर ये चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला है। तो इतने सारे महाज एक साथ, गवर्नमेंट आखिर क्या चाहती है, कैसे निपटेगी सारी सूरत हाल से? देखिए सोनिया, अपोजिशन और हुकूमत जिसको कहते हैं ना पोल अपार्ट, इतनी दूर है एक दूसरे से कि कोई इत्तेफाक राय किसी बात पे हो नहीं सकता। अब हुकूमत कोई अच्छी बात भी करती है तो अपोजिशन कहती थी नथिंग डूइंग, नहीं कर रहे, नहीं मंजूर होने देंगे। नतीजातन फिर हुकूमत को आपने देखें फैटअप के मामले में और आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला, और फिर आप देखें पार्लियामेंट में आप गए, जॉइंट सेशन बुला के आपने करवाया। अभी बात यह है कि बातचीत का दरवाजा लगता है बिल्कुल बंद हो गया। अब तो फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया कि हम अपोजिशन लीडर से कोई बात ही नहीं। जिस तरफ आमिर साहब ने इशारा किया था ना कि भी जो आपने काम करना है, अफामत अमीर से नहीं होता तो फिर आपके पास जो टूल अवेलेबल मौजूद हैं, जो ऑप्शन हैं लीगल, आप उनके तहत करिए। लेकिन सोनिया, सबसे अहम मसला इस वक्त यह है कि 3 साल गुजरने के बावजूद ये टकराव की पॉलिसी से नुकसान किसका हुआ? और नुकसान तो बहुत से हवालों से अपोजिशन का भी हुआ, हुकूमत का ज़्यादा हुआ, क्योंकि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ डे होती है, रिसीविंग एंड पे होती है। उसने 2 साल लग गए, बहुत कुछ करना है, महंगाई का अजाब जो झीलते जितने लोग पागल हो गए हैं, उस तरफ आ नहीं रहे, एक तरफ लगा दिया गया है, सबको कभी यही करते रहे आप। सवाल ये है कि ओपोजिशन इसमें क्या गेन करेगी? मुझे तो लगता है आमिर साहब, जिस तरीके से शेख रशीद साहब बड़े धड़ल्ले से अगले दिन उन्होंने बयान दिया था कि अभी आप जल्दी देखेंगे कि अब नैब के चेयरमैन साहब कितने वाइब्रेंट तरीके से कन्विक्शंस करेंगे और थोक के हिसाब से लोग जेलों में जाएंगे। उनका ये ख्याल है कि जी ये लोग नायल हो जाएंगे, अगले इलेक्शन के काबिल ही नहीं रहेंगे। अगर आपने ये काम करना भी है तो आप पब्लिक को क्यों बता रहे हैं? फिर आप अपनी इंटेंशन भी लोगों को बता रहे हैं। अहम सवाल ये है कि जी जो काम वफामत अफीम से नहीं हो सकता, आप पार्लियामेंट में जाके करें, वहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो ज़ाहिर है फिर तो ये आपका मामला जाके कहाँ लोग 5 साल मुकम्मल करेंगे, फिर लोग आप जाएंगे जब इलेक्शन में तो फिर इन चीज़ों का फैसला होगा।
जी आमिर साहब। नामुमकिन सी बात शेख रशीद साहब ने कर दी है। जी। शायद उनके इल्म में नहीं कि नैब ने कन्विक्शन नहीं करनी, कन्विक्शन अदालतों ने करनी है। और जब तक अदालत से कन्विक्शन नहीं होती कोई शख्स नाअहल नहीं हो सकता। और एक अदालत से कन्विक्शन के बाद दूसरी अदालत हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और आपका जो जुडिशल सिस्टम है और आपकी जो नैब की अदालतें हैं, 1 साल से तो चीफ जस्टिस ने कहा था इसकी तादाद बढ़ाइए, अभी साल से ऊपर हो गया, तादाद तो बढ़ी नहीं जजेस की। तो ये पता नहीं कैसे शेख साहब ने कह दिया कि जी नाअहल होंगे, कोई नाअहल नहीं होगा। नैब सिर्फ ये करती है कि ऑप्टिक्स करती है, एक आदमी को पकड़ के अंदर करते। हमें ये भी नजर आया कि जब सियासतदान अंदर जाते हैं तो वो कोई अंदर वो ऐसा माहौल नहीं होता कि जिसको कोई जेल कहा जाए या कोई कंफाइनमेंट की जाए। हर मसला हमने देखा है कि जाकर रुकता है सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर। हर छोटी से बड़ी चीज़ पे आप देख लें लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। 54,000 आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, 54,000 जो है इस वक्त पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। लोग कहते हैं इसमें तो 100 साल भी लग जाएंगे, केसों का फैसला इस तरह नहीं होगा जिस तरह इस वक्त मुकदमाबाजी लोग भुगत रहे हैं। तो सवाल ये कि भी कि ये सुप्रीम कोर्ट पे क्यों बोझ डाला जा रहा है सारा कुछ, बजाय इसके कि आप पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले करें। वहाँ पे फैसले नहीं होते। लोग बात कर रहे हैं कि जी एक बाई पार्टिजनशिप एक तरीका है पार्लियामेंट में बैठ के बात करना, वहाँ पे नहीं हो रहा। हमने हमेशा देखा है कि लोग अपना पर्सनल क्लाउट इस्तेमाल करते हैं, अपोजिशन लीडर्स से बात करके बैक एंड पे बातें होती हैं, किसी को मना लिया जाता है। यहाँ पे तो लगता है कि लड़ाई जो है ना हर आने वाला दिन जो है ना वो लड़ाई बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इन हालात में आपको सिल्वर लाइनिंग क्या लगती है कि क्या होगा? देखिए, पार्लियामेंट की जो बात होती है ना, तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान सही कहता है कि जब पार्लियामेंट में हम बहस करते हैं तो वो आगे से एनआरओ की बात करते हैं। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं नज़र आता, क्योंकि देखिए दो जो अपोजिशन की स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं, जो 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, उन दोनों की आप लीडरशिप को देखिए। अगर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, ही इज़ अ कन्विक्ट। शहबाज शरीफ हैं, अरबों रुपए के केस हैं, उनकी फैमिली पे है। पीपल्स पार्टी को देखिए, जरदारी साहब चेयरपर्सन, बिलावल साहब, उसके बाद खुर्शीद शाह। तो हम अपने आप को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं कि जी ये लोग कोई ऐसी बात करेंगे। ये कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं लाएंगे। ये तो स्टेटस को पसंद करते हैं। इनको चाहिए, हमारे मुल्क में अब ये चीज़ आ गई है कि जो स्टेटस को की पावर्स थी, चाहे वो अदारों में थी, चाहे वो आपके मीडिया में थी, जिनकी लॉटरियां लगी हुई थी, जिनको पता नहीं क्या कुछ मराहत मिल रही थी। तो फिर दूसरे अल्फाज में तो आमिर साहब ये हुआ स्टेटस को वाले और माफियाज वाले यही थ्राइव कर रहे हैं प्रोसेस में। मैं आप आम आदमी सफर कर रहे हैं। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट जो इमरान खान है ना, इसने उन लोगों को ये क्लियर कर दिया है कि ये स्टेटस को वाले वाकई ही चोर हैं, वाकई ही ये लूटी हुई रकूम हमारी है, ये बैरून मुल्क ले गए हैं। लेकिन मैं एक ऑन द लाइटर साइड बात करूं तो एक ने कहा जी ये तो ले गए सब कुछ, तो कहते लाओ ना। तो उसने कहा कैसे लाएं? उन्होंने कहा जी ले क्या, ये हमारे पैसे हैं। उन्होंने कहा तो फिर वोट तो उसी ने देना, वोट तो उसी ने देना। वो देखे ना, शहबाज गिल साहब कहते हैं नवाज शरीफ के बारे में, यदि गिच्ची पकड़ के ऐसी वापस लेके आवांगे। अब ये को बात करने वाले आप देखें ना, इसके लिए हमने देखा कि अभी तक 0 चीज वापस आई है। आपने भले से जाने क्यों दिया? आई एम 100% श्योर कि जी ये किसी कनाइन से गया है, किसी चीज के हिस्से से गया है। अभी भी यही हो रहा है, तो आप भूल जाएं। लेकिन खान ने माफियास को ललकारा तो है, और माफियास को खत्म करने के लिए इट्स नॉट लाइक यू टर्न ऑन अ स्विच या उसको ऑफ कर दिया। उसके लिए दुनिया भर में जब आप माफिया से लड़ते हैं तो इट्स अ लॉन्ग बैटल। दुनिया में देखिए ये बहुत बड़ी बैटल होती है। तो इसको ये जंग लड़नी है, और हमारे जो फॉरेन के जो जियोपॉलिटिकल उसमें वो इतने इन्वॉल्व हैं इस वक्त कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि जो उसकी टीम थी ना, अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर पाई। आपने कहा जी हमने सिविल ब्यूरोक्रेसी में उसमें रिफॉर्म्स लानी है, वो इशरत हुसैन साहब को लगा दिया। आपने दूसरा बंदा लगा दिया, वो हो गया नाकाम, फिर हटा दिया, फिर फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया। सो ही हैज टू प्लेस नाउ आफ्टर 3 years एटलीस्ट अ फ्यू राइट पर्संस एट द राइट प्लेसेस, और फिर उनको कहें कि ये काम करें। और अगर वो काम कर जाएंगे
तो 2 साल अदरवाइज अगले इलेक्शन लोग कहाँ से लेके आए? लोग नॉर्वे और हॉलैंड से तो नहीं ला सकता वो, क्या लोग हैं, लेकिन अगर आपको शेख रशीद के कहने पे लोग लगाने हैं और अगर आपने लोग लगाने हैं किसी और अपने पार्टी वाले उसके, फिर नहीं होगा। मेरिट्स को सामने रखिए और देयर आर पीपल के आप ये चीजों को छोड़ दें कि प्रेशर में आके कि जी ये उसने कह दिया, जी यहाँ तो मैं कुछ, ये अभी चेयरमैन नैब का जो मसला है इसमें कोई, क्या पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं है? क्या वजह है कि जावेद इकबाल को दोबारा लगा रहे हैं? क्या उससे, मैं तो समझता हूँ जावेद इकबाल साहब खुद एक बड़े सीनियर प्यूनी जज रहे हैं, वो खुद कानून को समझते हैं और कानून समझते हुए मैं समझता हूं कि उन्हें खुद से रिफ्यूज कर देना चाहिए कि जी ये अमल जो सा है ये कानूनी नहीं है, अगर मेरा नाम एक्सटेंशन के लिए जा रहा है तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें इस मुल्क में नजर बहुत कम आता है। सही, तो क्विकली एहतशाम साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि ओपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि जी नायब चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहे हैं किसी न किसी वजह से, उन्हें ये भी तासुर अपना दूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये तासुर भी आप कह रहे हैं कि दूर करना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।